Study Plexity IAS। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि 24 दिसंबर की सुबह 8:55 पर इसरो ने बाहुबली रॉकेट से ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च किया। यह अभी तक का भारत का सबसे भारी सैटेलाइट है जो भारत ने लॉन्च किया है। इसका वेट 6100 केजी है जो अमेरिकन सैटेलाइट है। 24 दिसंबर का यह पल सभी भारतवासियों के लिए एक गर्व का पल बन गया। आइए इस वीडियो में हम इसरो की सफर पर बात करेंगे और इसरो की टेस्ट डिजाइन लॉन्च कैपेबिलिटीज से ऊपर उठकर अब कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में खासकर सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है उसमें कैसे यूपीएससी ने प्रीवियस एग्जाम्स में इसरो या फिर लॉन्च व्हीकल या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स इनके ऊपर सवाल पूछे हैं। तो इसलिए यह वीडियो पूरी तरह से देखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए यहीं पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का। 2018 में यूपीएससी ने पूछा है कि पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में। जैसे जीएसएलवी के बारे में वो बेसिकली आपसे जानना चाह रहा है कि जीएसएलवी में कितने टाइप के इंजन लगे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। ये सभी चीज तभी आप उत्तर कर सकते हैं जब करंट अफेयर्स में चल रही चीजों को आप अच्छे से समझिएगा और स्टैटिक पोर्शन जो साइंस टेक का है उससे उसको कंबाइन करिएगा। यह इमेज जो आपको दिख रहा है ये अपने आप में इसरो के सफर को बयान कर रहा है। एक साइकिल से महज शुरू हुआ सफर चांद और सूर्य तक पहुंच गया है। इसरो ने अपने कार्यकाल में इंडिजीनियस, स्वदेशी, फिर तकनीकी विकास और फिर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। चाहे मंगलयान बनाना और 400 करोड़ से भी कम बजट में यह कारनामा कर दिखलाना इसरो की कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस सॉल्यूशंस को ही तो दर्शाता है। एक वह दौर था जब 1963 में साइकिल पर यह रॉकेट एक साउंडिंग रॉकेट है जो अमेरिका के हेल्प से बनाया गया था। यही नहीं, 1975 में जब आर्यभट्ट लॉन्च किया जाता है तो उस समय भी हमें लॉन्च व्हीकल या फिर असिस्टेंस के लिए हेल्प लेना पड़ता था, चाहे सोवियत यूनियन से या फिर अमेरिका से। पर अब हम इन दौर से आगे निकल गए हैं जहां पर अभी इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो श्रीहरि कोटा में स्थित है वहां से इसरो ने सबसे भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च किया है। यही नहीं, इसरो ने अपना पुराना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जो नवंबर 2 को उसने 4000 किलो के आसपास का सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल का यूज करके चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया। उससे हमें कामयाबी तो मिली, लेकिन बाद में 2019 में जब चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ तो हमारा लैंडर इसमें फेल हो गया। लेकिन इसरो की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह अपनी गलती से ही सीखता है, उसी गलती को ही अपॉर्चुनिटी बना लेता है। और बाद में चल के आपको भी पता है 2023 में चंद्रयान-3 सफल होता है और 2023-24 में ही आदित्य L1 मिशन सूर्य तक हम पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। मंगलयान भी याद करिएगा, एक ऐसा सफर इसरो का जिसने भारत को पहला देश बनाया जो अपने प्रथम प्रयास में यह कारनामा करके दिखलाया। यह जो इमेज आपको दिख रहा है लॉन्च व्हीकल का, इसी लॉन्च व्हीकल के मदद से इसरो ने सबसे भारी भरकम सैटेलाइट अमेरिकन सैटेलाइट ब्लू बर्ड को लॉन्च किया है। ये देखिएगा यहाँ पर ये सैटेलाइट में बेसिकली जो यह दो पोर्शन आपको दिख रहा होगा दोनों साइड में, ये सॉलिड इंजन्स होते हैं। इसे सॉलिड बूस्टर्स या सॉलिड इंजन्स भी बोला जाता है। इस लॉन्च व्हीकल में S-200 का यह सॉलिड बूस्टर दोनों साइड लगा होता है। इसके ठीक बीच में जो आपको दिख रहा है यह एक लिक्विड इंजन होता है और इसके ठीक ऊपर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्रायोजेनिक इंजन होता है। इसके बारे में आपने जरूर से पढ़ा होगा, जहां पर आप जानते होंगे कि क्रायोजेनिक इंजन में हम गैसेस को लिक्विफाइड करते हैं बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर में, इवन 0 डिग्री से काफी नीचे। अब जब कभी भी कोई लॉन्च व्हीकल, चाहे वो LV-M3 हो, M6 जो कि यूज किया गया अभी करंट मिशन में, या फिर PSLV हो या GSLV हो, जो कोई लॉन्च व्हीकल किसी सैटेलाइट को जब भारत से अंतरिक्ष की तरफ लॉन्च करेगा तो वो दो ऑर्बिट की तरफ जाएगा, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इस ऑर्बिट को पहले समझते हैं। अर्थ से जब कोई सैटेलाइट बाहर की तरफ जाता है
तो अर्थ के आसपास के जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होते हैं वो उसको ड्रैग करते हैं, यानी सैटेलाइट ऊपर की तरफ जा रहा है और सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटी अपने तरफ खींच रही है, वापस खींच रही है। तो इतना आसान नहीं होता है किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचा देना। इसलिए सैटेलाइट्स में लिक्विड इंजन भी लगता है, सॉलिड इंजन भी लगता है और क्रायोजेनिक इंजन भी लगता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब जब कभी कोई सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, तो वो एक्चुअली इस प्रकार का ही दिखेगा। आप किसी भी पोजीशन पे खड़े होंगे, ऐसा प्रतीत होगा कि सैटेलाइट आपके ठीक सामने ही है। यानी अगर मैं 12 बजे देखूं तो सैटेलाइट मेरे सामने है, अगले दिन 12 बजे भी देखूंगा तो सैटेलाइट मेरे सामने प्रतीत होगा। वहीं पर अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी की ऐसी परिक्रमा करे जो पोल से काफी नजदीक हो, आप देख रहे होंगे यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल, और ये रेड लाइन जो है इस पे अगर कोई सैटेलाइट परिक्रमा कर रहा है तो उसे हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। और अगर कोई इक्वेटर इक्वेटर आपको पता होगा, इक्वेटर के अलोंग कोई सैटेलाइट परिक्रमा करता है तो उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसके अलावा लो अर्थ ऑर्बिट भी होता है, हाई भी होता है। पर अब समझिएगा कि आखिर इस सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ही क्यों प्लेस किया गया। लो अर्थ ऑर्बिट जनरली 1000 किलोमीटर के अंदर के एरिया का होता है। जब पृथ्वी से आप दूर जाएंगे और 1000 किलोमीटर के अंदर किसी सैटेलाइट को प्लेस कर देंगे तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में कहलाया जाएगा। यहीं पर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने का सबसे प्रमुख कारण होता है कि हमें फास्ट इंटरनेट मिलता है, बेटर सिग्नल मिलता है और जनरली वैसे सैटेलाइट्स वहां पे प्लेस किए जाते हैं जो वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट हो या फिर रिमोट सेंसिंग या ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स होते हैं। क्योंकि यह पृथ्वी से काफी नजदीक की दूरी पर ही घूमता रहता है, तो पृथ्वी का चक्कर भी वह काफी तेजी से लगा पाएगा। समझिएगा इस चीज को, अगर वो पृथ्वी का चक्कर काफी तेजी से लगा रहा है तो जनरली वह लेस डिले ऑफ टाइम करेगा, यानी कम टाइम में वो बार बार पृथ्वी के एक ही जगह की परिक्रमा करेगा और साथ ही साथ उसके इनपुट्स हमें प्रोवाइड करता रहेगा, जो सैटेलाइट का काम होता है। अब जब भी कोई सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में परिक्रमा करेगा तो हायर डेटा ट्रांसफर कर पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है पृथ्वी से उसका शॉर्ट है, यानी जो डेटा ट्रांसफर का रेट है वो ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर समझिएगा इस चीज को कि सिर्फ एक सैटेलाइट यह काम नहीं कर सकता, इसलिए कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेंगे, जैसा अभी बाहुबली रॉकेट ने किया है, तो आने वाले टाइम में रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए भारत को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और सिर्फ भारत को ही नहीं, अब एक ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ गया है, सभी देश एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप भी है। भारत ने अभी यह मिशन से ठीक पहले CMS-3 मिशन के तहत 72 ऐसे सैटेलाइट्स के कॉन्स्टिलेशन को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। यही नहीं, स्पेस एक्स का आपने नाम सुना होगा, इलोन मस्क, जिसका स्टारलिंक सैटेलाइट 2000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा चुका है। अमेजॉन प्रोजेक्ट के तहत क्यूपर ने 83 सैटेलाइट्स को पहुंचाया, जिसमें से 3236 सैटेलाइट को और पहुंचाना बाकी है। अब आते हैं वापस इसरो के बाहुबली LV-M3-M6 मिशन, जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। अब यह सैटेलाइट जैसे ही अंतरिक्ष में पहुंचेगा तो जिस तरह आपको इस इमेज में दिख रहा है, इसके एंटीना खुल जाएंगे। जब इसके एंटीना खुल जाएंगे तो हम जहां कहीं भी रहेंगे, हमारे मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी इसकी एंटीना की। यानी मान लीजिए आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसका यूज करके, इसके एंटीना का यूज करके नेट चला सकते हैं। इससे पहले आपके पास सैटेलाइट फोन होना आवश्यक था, लेकिन इस मिशन का सबसे बड़ा यूटिलिटी यही है कि आपके साधारण मोबाइल फोन में भी, स्मार्टफोन में भी आप इंटरनेट चला सकेंगे। अब कोई टावर की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी एंटीना से आपके मोबाइल फोन्स में आपको मिलेगी। साथ ही साथ आप वीडियो कॉल कर सकेंगे, वॉइस कॉल कर सकेंगे, चाहे आप रेगिस्तान वाले एरिया में क्यों ना हो, चाहे आप समुद्र वाले एरिया में क्यों ना हो। यानी दूर दराज रूरल एरियाज में भी, जहां पर नेटवर्क का कनेक्शन काफी वीक होता है, वहां पर भी इस मिशन के उपयोग से आप अपना इंटरनेट चला सकते हैं।
इसरो का ही एक आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसएल, और एनएसएल जो कि इसरो का ही पार्ट है, कमर्शियल आर्म है, और एएसटी स्पेस मोबाइल जो अमेरिकन कंपनी है उसके बीच एक समझौता हुआ था, जिसके चलते अब इसरो अपना रेवेन्यू ग्रोथ को इंक्रीज कर सकेगा। फिनेंशियल ईयर 2025 में इसरो ने लगभग 2,950 करोड़ का कारोबार किया है, अपना रेवेन्यू ग्रोथ को 43% तक इंक्रीज किया है। और आने वाले टाइम में ऐसे मिशन की मदद से इसरो स्पेस एसेट्स और कैपेबिलिटीज को ही नहीं मोनेटाइज कर पाएगा, बल्कि विभिन्न बाहर के देशों से भी उसको आर्थिक लाभ मिलेगा, जैसा कि इस मिशन में मिला है, जहां पर उसने अमेरिकन सैटेलाइट ब्लू बर्ड को लॉन्च किया है। यानी एग्जाम पर्सपेक्टिव मेंस के लिए आपको यह पॉइंट्स मिला कि इस मिशन के चलते सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तो बढ़ा ही, यानी सामान्य मोबाइल से भी इंटरनेट चल सकेगा, रूरल कनेक्टिविटी बढ़ेगा, साथ ही साथ एक्सपैंडिंग कमर्शियल लॉन्चेस ऑफ इसरो। साथ ही जो अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे देशों पर हम आश्रित रहते थे लॉन्च व्हीकल के लिए, अब हमारा लॉन्च व्हीकल जो LV-M3 M6 है, उसकी मदद से हम गगनयान जो भारत का प्रमुख मिशन है उसको भी हम लॉन्च कर सकेंगे। वैश्विक स्तर पर हम ग्लोबल पार्टनरशिप को भी डीप कर पाएंगे, जिससे इसरो साइकिल से सूर्य तक तो पहुंचा ही है, लेकिन अब और आगे जा सकेगा। होपफुली आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको साइंस एंड टेक की काफी चीजों को सामने रखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और स्टडी फ्लेक्सिटी टीम आपके लिए पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने वाला है, तो इस चैनल पर बने रहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए।